ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है शंघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को लेकर, जो आज के दिन पाकिस्तान में हुई है। और हमारे भारत से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर वहां गए, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं कोऑपरेशन को लेकर, टेररिज्म को लेकर। और ये भी है कि एक 9 साल के अरसे के बाद भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो पाकिस्तान की यात्रा पे गए हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। एम्बेसडर तायल, जब आप ये विजिट देखते हैं और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का वहां जाना देखते हैं, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो एससीओ की पार्टिसिपेशन को लेकर कि भारत कितना सीरियस है, कितना कीन है एससीओ को लेकर, और दूसरा क्या इससे कोई संकेत है हमारी पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर? मैं समझता हूँ कि श्रोताओं को ये बताना आवश्यक है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हर वर्ष 2 समिट्स होती हैं। एक हेड ऑफ स्टेट लेवल, मतलब राष्ट्रपति उसमें होते हैं, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्मली जाते हैं। और दूसरी समिट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल पर होती है, जो प्रधानमंत्री लेवल पर होती है। और जितने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, रशिया है, चाइना है, वहाँ राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है और प्रधानमंत्री का रोल थोड़ा कम होता है। तो हमारे जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में हमेशा से 2017 में भारत फुल मेंबर बना था, या तो विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री या कोई सीनियर मंत्री वहां जाते रहे हैं। तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद गए हैं, उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भारत ने कुछ डाउनग्रेड किया है, पहली ये समझना आवश्यक है। दूसरा, पहले जो वक्तव्य हमारे विदेश मंत्रालय से आए और डॉक्टर जयशंकर ने स्वयं भी 1-2 बार उसका जिक्र किया कि ये जो इस्लामाबाद डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं वो मल्टीलेटरल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, और इसमें कोई बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान का कोई भाग नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो कल हमने देखा, उन्होंने डिनर अटेंड किया हमारे विदेश मंत्री ने, और जैसी कर्टसी होती है, वहाँ प्रधानमंत्री उनके होस्ट थे, उन्होंने हाथ मिलाया और ठीक से स्वागत किया। जो हमारे विदेश मंत्री इस समय इस्लामाबाद गए, वो भारत का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाता है, और इसका बायलैटरल भारत पाकिस्तान के संबंधों से कोई अधिक कोई उसके साथ लगाव नहीं है। प्रोफेसर भारद्वाज, हम ये भी देखते हैं कि जब विदेश मंत्री ने वहां अपना स्टेटमेंट दिया, जो नेशनल स्टेटमेंट है, उन्होंने चीन का नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम किसी असली प्रोग्रेस या असली कोऑपरेशन की बात नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है कि हम ये देखते हैं कि एससीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चीन एक काफी भारी प्लेयर, एक काफी भारी पार्टिसिपेशन से आता है। तो ये जो एक चीन का जो एक मुद्दा है जिसके बारे में हम बात भी करते हैं अक्सर, इसको लेकर भारत को अपना जो एक एससीओ में पार्टिसिपेशन है, एससीओ में जो अपनी पोजीशनिंग है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? इसमें 2-3 पहलू हैं जो मैं रखना चाहता हूं कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ का, चीन निश्चित रूप से एक फाउंडिंग मेंबर है। इसके साथ में जो 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो भी मेंबर रहे हैं, साथ ही साथ रशिया और बेलारूस भी मेंबर हैं, और हाल ही में 2017 के बाद से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान, भारत, ईरान, ये देश भी एससीओ के मेंबर बने हैं। तो चीन चूंकि एक फाउंडिंग मेंबर रहा है तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक एशिया का एक बड़ा देश है जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, लेकिन साथ ही साथ जब से भारत 2005 से इसका डायलॉग पार्टनर है और 2017 में आके इसका पूर्ण मेंबर बना है, भारत का एक अपना कमिटमेंट है। 2-3 पहलू भारत अपनी विदेश नीति में रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, साथ ही साथ हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखते हैं, लेकिन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी आज के दिन मल्टी
मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी है। उसमें हम जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भारत और जो क्षेत्रीय जो शांति और व्यवस्था के लिए हम उसमें सकारात्मक योगदान देने के लिए उससे जुड़ते हैं, चाहे हम क्वाड में जुड़े, एससीओ के मेंबर हैं या ब्रिक्स के मेंबर हैं। अब सवाल आता है कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के संदर्भ में और बॉर्डर के संदर्भ में जो बात की, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि जो 3 इविल्स हैं, जो 3 जो कुरीतियां और जो जिसको कहेंगे जो हमारे क्षेत्र में अशांति लाए हुए हैं, उसमें धार्मिक कट्टरता है, पृथकतावाद है और आतंकवाद है। ये 3 कुरीतियों का जो सबसे बड़ा जो इविल्स है, इनका जो उद्गम होता है वो बॉर्डर पार होता है। और जब तक हम बॉर्डर को और दूसरे देश की संप्रभुता और अखंडता की हम अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसके प्रति सम्मान नहीं करेंगे, तब तक इस क्षेत्र में, खासकर जो यूरेशिया और एशिया के देश हैं, तब तक यहाँ पे शांति नहीं हो सकती। तो जो पहला जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है एससीओ का, कि दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता और एकता का सम्मान करना चाहिए, और ये इंडिकेशन साफ साफ चीन की तरफ था और पाकिस्तान की तरफ था, क्योंकि पाकिस्तान भी ये जो 3 इविल्स हैं उसमें सबसे बड़ा अगर सपोर्ट करता है, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या फंडामेंटलिज्म हो या जो इंसर्जेंट्स जो एक्टिविटीज दक्षिणी एशिया में खासकर जो होती है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहता है पाकिस्तान का रहता है। और वहां पे कहीं ना कहीं चीन एक तरीके से साइलेंटली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो विदेश मंत्री ने साफ साफ इंडिकेट किया कि शांति और सुरक्षा के लिए इन तीनों से लड़ना एक पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आतंकवाद पे बहुत बल दिया। दूसरी बात जो विदेश मंत्री ने कही कि देखिए, सुरक्षा का मामला है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एससीओ का, लेकिन जो दूसरे जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं और जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं आज देश दुनिया में, जिसको हम ग्लोबल कॉमन्स की बात करते हैं या ग्लोबल गुड्स की बात करते हैं, उसमें एनवायरमेंटल सिक्योरिटी हुआ या क्लाइमेट चेंज हुआ या एनर्जी सिक्योरिटी हुआ, कनेक्टिविटी हुआ, और खासकर उन्होंने 2 बातें और कही, फूड सिक्योरिटी और जो डेट ट्रैप। क्योंकि जो दक्षिणी एशिया के देश हैं वो काफी कुछ हद तक डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि आर्थिक विकास पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और जब आर्थिक विकास पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो जो इस तरीके की एक्टिविटी जिसमें माइग्रेशन होता है, रिफ्यूजी होता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम्स होता है, वो बढ़ता चला जाता है और पड़ोसी देशों पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये तीसरा जो क्षेत्र है जिसको लीड करता है सुरक्षा के बाद आर्थिक विकास, और तीसरा जो होता है वो होता है राजनीतिक स्थिरता की। पड़ोसी देशों में या आसपास के देशों में इन संकट की वजह से राजनीतिक अस्थिरता आती है। हमने पाकिस्तान के संदर्भ में देख चुके, हम अफगानिस्तान के संदर्भ में देख चुके, पड़ोसी जो आज के दिन श्रीलंका भी एससीओ का मेंबर बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां पर भी हमने राजनीतिक अशांति देखी। तो ये जो तीनों पक्ष हैं, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमको सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थायित्व, तीनों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उसमें ये 3 जो इविल्स हैं इसके साथ हमको सकारात्मक रूप से एकजुट होकर लड़ना चाहिए। एम्बेसडर दयाल, अगर हम आगे की बात करते हैं, एससीओ की बात करते हैं, तो एक जो एससीओ के बारे में काफी लिखा जाता है वो ये भी है कि एससीओ शायद, क्योंकि उसमें चीन का और रशिया दोनों का काफी रोल है, हमने देखा पिछले साल ईरान ने भी एससीओ को ज्वाइन किया है, तो बहुत से एनालिस्ट आजकल लिखते हैं और उनका मानना है कि शायद एससीओ आहिस्ता आहिस्ता एक एंटी वेस्ट, जिसको हम कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो एक खिलाफत है या जो व्यू पॉइंट है वो अलग है, उसका एक फोरम हो रहा है, और भारत शायद इस चीज से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो क्या इस एनालिसिस में आपको कोई सच्चाई दिखती है? जैसा आपने कहा, बहुत एनालिस्ट का ये मानना है कि एससीओ को चाइना और रशिया मिलकर एक एंटी वेस्ट, एंटी यूएस दिशा देना चाहते हैं, और अब उसमें ईरान भी पिछले साल मेंबर बन गया है, तो वो भी एंटी यूएस है, और बेलोरसिया भी जो नया मेंबर बना है वो उसका भी बिल्कुल रशिया के साथ वो मिला हुआ है, और यूक्रेन के संदर्भ में रशिया और बेलोरसिया बिल्कुल साथ है और पूरा वेस्ट उनके खिलाफ है। पर देखिए, 4 मेंबर जो सेंट्रल एशिया के हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, वो इस लड़ाई में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते कि वेस्ट और ईस्ट की, या वेस्ट और चाइना के बीच में जो इस समय कशमकश चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद द्वितीय शीत युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका और नेटो वगैरह एक तरफ है और रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया एक तरफ है।
पर वो 4 देश ये बिल्कुल नहीं चाहते कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में ज्यादातर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए हुई थी, कनेक्टिविटी के लिए हुई थी कि किस तरह व्यापार बढ़े सब देशों में। और फिर साउथ एशिया के देश आए, भारत आया, पाकिस्तान आया, अब ईरान भी आ गया, अफगानिस्तान भी पहले मीटिंग में आया करता था। तो कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में कैसे बढ़ाई जाए, इस पूरे उद्देश्य है। उसमें मैं समझता हूँ कि भारत का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण सदस्य होना, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत होना, ये हमारे जो सेंट्रल एशिया के 4 मित्र दोस्त हैं उनका समर्थन करेगा, उनके साथ रहेगा कि किसी भी अपनी एक्टिविटी में किसी भी तरह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कोई एक ऐसी दिशा, ऐसा रूप या ऐसा निर्णय न ले जो एंटी यूएस या एंटी वेस्ट कहा जाए। तो ये बात सही है कि शायद रशिया, चाइना, ईरान, बेलारूसिया ये प्रयत्न करें, पर बाकी देश, 4 सेंट्रल एशियन देश और भारत मिलकर इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हर एक निर्णय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कंसेंसस से होता है, पर भारत को और सेंट्रल एशिया के 4 देश हैं उनको ये ध्यान देना होगा ऐसी दिशा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ना ले, ना अपने किसी वक्तव्य में और या अपने किसी निर्णय में। प्रोफेसर भारद्वाज, हमने ये भी देखा कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहाँ स्टेटमेंट दिया तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही और कहा जो एससीओ स्टेट्स में है उसका जो बेसिस है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए और एक रिकग्निशन होना चाहिए टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए। और ये इशारा शायद हमको चीन और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी तरफ लगता है, जिसके शुरुआत से भारत ने ये कहा है कि ये भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसको वायलेट करता है। तो ये जो एक वेल्ड रेफरेंस है जिसको हम कहते हैं कि एक नाम लिए बिना उन्होंने बात भी कह दी, तो एक आगे चलते हुए एससीओ की कोऑपरेशन में जो भारत की ऑब्जेक्शंस है, जो पाकिस्तान के साथ जो एक रिश्ता मुश्किल है और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की प्रॉब्लम है, वो आगे चलते हुए एससीओ को कैसे इफेक्ट कर सकता है? देखिए, ये बात साफ है कि जो एससीओ का जो निर्माण हुआ है इसका जो मूल उद्देश्य है वो सिक्योरिटी है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कि कैसे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और किस तरीके से आपसी सुरक्षा के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से ये जो संगठन है, एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि किसी खास ग्रुप के खिलाफ नहीं है, और भारत निश्चित रूप से जब मेंबर है तो ये किसी एक खेमे के खिलाफ दूसरा खेमा तैयार करने का इसका मकसद नहीं है। हो सकता है कि कुछ देश उसमें प्रयास कर रहे हो जिसमें जो डिवीजन है कि एंटी वेस्ट एक फोरा बनाने की बात हो, लेकिन भारत चूंकि एक रेस्पॉन्सिबल एक कंट्री है और ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बना हुआ है और शांति की बात करता है, क्योंकि भारत बुद्धा का देश है। भारत हमेशा से अहिंसा की बात करता है और डायलॉग और डिस्कशंस के माध्यम से हर मुद्दों को सुलझाने की बात करता है। तो भारत चाहता है कि इस मंच का एक सकारात्मक प्रयोग हो, क्योंकि भारत संप्रभुता और अखंडता की बात है तो उसमें अगर सबसे ज्यादा सफर किया है तो वो भारत ने किया है, क्योंकि जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ है या फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटीज हुई है या इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को भारत में जो समर्थन पड़ोसी देशों से मिला है, तो उसका सबसे बड़ा सफर अगर रहा है तो भारत रहा है। तो भारत सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि हमको दूसरे की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। और उसमें क्योंकि पाकिस्तान के साथ में आप देखिए पिछले 2015 से हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, जिस तरीके से आतंकवादी एक्टिविटीज को पाकिस्तान ने समर्थन दिया, या हम अपने जो इंटरनल इश्यूज चाहे वो कश्मीर का हो, 370 का हो, उसमें पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो, तो निश्चित रूप से जयशंकर जी ने बड़ी सेटल्ड वे में इस बात को कहा कि आप अपनी चिंता कीजिए, आप अपनी सुरक्षा को देखिए और हमारी सुरक्षा और हमारे लिए आप किसी तरीके के खतरा का एक सोर्स मत बनिए। उसी के साथ साथ ये भी बात जयशंकर जी ने कहा कि हमको जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको मजबूत करने की बात है, उसमें खासकर जो यूएन है उसके रिफॉर्म से उसको मोर डेमोक्रेटिक बनाने की बात कही कि उसमें ज्यादा से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व हो और जो वॉइस है, जो ग्लोबल साउथ की वॉइस है, उसको भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसमें जब तक रिफॉर्म्स नहीं होगा और डेमोक्रेटिक वॉइसेस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो ये भी एक इंडिकेशन दिया, क्योंकि परमानेंट मेंबर
का भारत के लिए कई देश समर्थन करते हैं, चाइना वहां पे एक तरीके से साइलेंटली विरोध करता है। तो एक मैसेज ये भी दिया कि चाइना को भी ग्लोबल साउथ की और जो डेवलपिंग और एशियन कंट्रीज है उनकी वॉइस को मजबूत करने के लिए भारत का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में समर्थन करना चाहिए। जो तीसरा मुद्दा है कि आप जो सुरक्षा और संप्रभुता के साथ साथ एक और जो है, जो आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि हमको इकोनॉमिक जो हमारी ग्रोथ है उसको सस्टेन करना है, तो उसमें एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात की, क्लाइमेट इश्यूज की बात की। जी प्रोफेसर भारद्वाज, तो मैं एम्बेसडर तायल को डिस्कशन में लाऊंगी इस पॉइंट पर। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे विदेश मंत्री ने जब अपने स्टेटमेंट में उन्होंने लिस्ट किए हैं भारत के जो इनिशिएटिव हैं, भारत ने जो किया है उसको उन्होंने सामने रखा है एससीओ के, कि जैसे हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जहां तक रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है, उन्होंने कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मिशन लाइफ जो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रमोट करता है, योगा की बात की, मिलेट्स की प्रमोशन की बात की जो सेहत और हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात की है, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात की है, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोटेक्ट होती है। वहाँ विदेश मंत्री ने ये सब एक एग्जाम्पल्स दिए हैं जो भारत के इनिशिएटिव हैं, जो एससीओ मेंबर नेशंस के सामने रखे हैं। तो सवाल दो उठते हैं एम्बेसडर तायल की, एक, क्या एससीओ नेशंस मिलकर जो इनिशिएटिव्स हैं, जो जिसमें जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत ने लीड ली है, क्या इनको एससीओ आगे लेके जा सकता है, खासकर कि जब थोड़ा सा एक हम देखते हैं मतभेद भी रहता है एससीओ के अपने मेंबर्स में भी? देखिए, एससीओ 2001 में बना था। अब अगर देखें तो उसमें 44 वर्किंग ग्रुप्स हैं, 14 मिनिस्टेरियल मैकेनिज्म्स हैं, और अगर उनका आप वक्तव्य देखें जो एससीओ प्रेसिडेंट्स वाला जो समिट होती है, तो कोई 150 पैराग्राफ उसमें होते हैं। अगर देखें कि उनका नतीजा क्या हुआ और उसमें जमीन पे क्या काम हुआ, तो बहुत ही कम काम हुआ है। केवल एक ऑर्गेनाइजेशन उनका है जो फंक्शन करता है, रैट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, वो ताशकंद में है, क्योंकि शुरू से ही टेररिज्म का मुद्दा बहुत ही मुख्य था चार्टर 1 में। जैसा हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उनके जो चार्टर है उसमें चैप्टर 1 में टेररिज्म का जिक्र है, पर उसके मेंबर तो टेररिज्म बढ़ा रहे हैं। उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। फिर उन्होंने और कहा कि आप सब सहयोग की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की तो बात करते हैं, पर ट्रेड और ट्रांजिट में आप चेरी पिकिंग कर रहे हैं। ये फिर पाकिस्तान की तरफ इशारा था, जो पाकिस्तान भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता। पाकिस्तान के थ्रू ट्रांजिट अफगानिस्तान की तरफ या सेंट्रल एशिया की तरफ जो हमारे सामान जाना चाहता है उसको रोकता है। तो कहीं ना कहीं जो एससीओ का चार्टर कहता है या बड़े बड़े भाषणों में कहा जाता है और जो ये मेंबर कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी खाई है। इस परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो भारत 2 साल पहले जब पिछले साल समिट चेयरमैन था, तो भारत ने कॉन्क्रीट काम किया है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री का हमेशा कहना है कि आप बात तो करिए पर कॉन्क्रीट बात करिए कि क्या हमने किया। तो जो आपने ये 6-7 जो लिस्ट की, तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देखिए, इनिशिएटिव ये देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत लंबा होगा और बहुत ही हितकर होगा सब मेंबर्स के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, इस तरह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका जो भारत ने इतना इसमें अचीव किया है, चाहे हमारा आधार हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे स्मार्ट कार्ड से पेमेंट हो, यूपीआई हो, गांव गांव में हर दुकान पे आपको क्यूआर कोड मिलेगा। और हम इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल फ्री दुनिया के सभी देशों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से अगर देखें तो एक नया दिशा कहिए या एक इस तरह का एक सजेशन है एससीओ को और मेंबर कंट्रीज को कि आप बड़ी बड़ी बात तो करिए पर उसका कुछ नतीजा भी जमीन पे हो, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी छोटे छोटे बनाइए, उससे बड़ी बिल्डिंग बनती है। और भारत ने तो ये 7 इनिशिएटिव लिए हैं, इनको ज्वाइन करिए और आप भी इनिशिएटिव लीजिए, ये उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। एम्बेसडर तायल, अगर हम बात करें कि जो सार्क था हमारा रीजनल फोरम, उसमें भारत और पाकिस्तान के जो मतभेद है उनके करके ये चीज आगे चल नहीं पाई है। अब हमारी सार्क की समिट भी नहीं हुई है काफी टाइम से। तो क्या हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि शायद सार्क को हम एक वार्निंग साइन लगाकर चलें आगे चलते हुए, कि जैसे सार्क का जो एक फेलियर भी हम कह सकते हैं कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी डिफरेंसेस करके सार्क का एक फेलियर दिखता है, तो वो शायद चीज एससीओ में नहीं होनी चाहिए?
मैं समझता हूँ कि सार्क का जो फेलियर है उससे लेसन एससीओ ने लिया है, और एससीओ में बड़ा क्लियर है कि कोई बायलेटरल इशू वहाँ नहीं लिया जाएगा। और फिर मैं कहूँगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस है वो सेंट्रल एशिया पर है। जिस तरह उसकी स्थापना हुई और जिस तरह से ये ग्रोथ हुई, और सेंट्रल एशिया साउथ एशिया की कनेक्टिविटी के बारे में बात है। सेंट्रल एशिया पूरा लैंडलॉक्ड है, कोई समुद्री तट नहीं है। उज्बेकिस्तान तो डबल लैंडलॉक्ड है। तो उनका एक व्यापार के लिए, उनके विकास के लिए उनकी एक चाह है कि इंडियन ओशन की तरफ कोई रास्ता जाए जो अफगानिस्तान के थ्रू जाए। पाकिस्तान जिस तरह से भारत को ये डिनाई करता है, और भारत का कोई ट्रक, कोई गुड्स पाकिस्तान के द्वारा नहीं जा सकते, चाहे वो अफगानिस्तान हो या सेंट्रल एशिया हो, तो किसी ना किसी तरह वो सेंट्रल एशिया के विकास को इम्पीड कर रहा है। तो इसीलिए सार्क का तो कोई रूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दो बड़े देश, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी इकोनॉमी, अब खैर बांग्लादेश भी अच्छी इकोनॉमी हो गई है, पर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर ट्रेड नहीं है, ट्रांजिट नहीं है, तो सार्क कैसे आगे बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से सार्क में साउथ एशिया की प्रोमिनेंस है, और साउथ एशिया के दो बड़े देश अगर आपस में मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। पर सेंट्रल एशिया में मेरे ख्याल से डॉक्टर जयशंकर का वहाँ जाना और बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट देना दिखाता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है, और सार्क ने जो गलती की वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ना करे, इस रास्ते पर वो चल रहे हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, इस पे बातचीत आगे लेके जाते हैं कि जो आप फ्यूचर देखते हैं एससीओ का। हमने देखा है, हमारी जो बातचीत हुई है एम्बेसडर साहब के साथ भी, आपके साथ भी, कि एससीओ एक आज मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, पर कुछ मतभेद हैं, कुछ इश्यूज हैं जो एंटी वेस्ट कह रहे हैं, चीन का रोल है या पाकिस्तान का जो एक बिहेवियर रहा है भारत की तरफ, और जो हमारे कंसर्न्स हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आगे चलते हुए फ्यूचर क्या लगता है? देखिए, इसमें साफ साफ जिस तरीके से विदेश मंत्री जी ने इंडिकेट किया कि ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है। अभी जो वर्ल्ड है वो दो बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। एक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरा इजराइल फिलिस्तीन हमास कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस स्थिति में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक बहुत सक्रिय और वो एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में इन देशों के बीच में एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं इनमें एनर्जी के बहुत व्यापक भंडार हैं, और यहाँ पे कनेक्टिविटी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको ईरान तक जोड़ने का, और इसमें भारत एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। भारत ने ईरान के साथ अपने दोस्ताना संबंधों को बढ़ाते हुए वहां पे चाबार पोर्ट को डेवलप कोशिश किया। चाबार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने का प्रयास किया, क्योंकि पाकिस्तान जो तापी गैस पाइपलाइन है या ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन है उस पर कोई प्रगति नहीं हो रही थी। तो इसमें भारत एक सकारात्मक, तो एक जो एनर्जी कनेक्टिविटी और एनर्जी कोऑपरेशन एक सेक्टर है जो ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, रशिया, इन सब के साथ में स्ट्रांगली और किया जा सकता है। उसमें चाइना को भी एनर्जी चाहिए और भारत को भी एनर्जी चाहिए, तो एक बहुत बड़ा एरिया है जो कर सकते हैं। दूसरा, खासकर सिक्योरिटी के संदर्भ में आपने साफ साफ कहा कि टेररिज्म और फंडामेंटलिज्म का ये अफगानिस्तान पाकिस्तान एक तरीके से सेंटर रहा है। तो इसमें सकारात्मक रूप से अगर रशिया और चीन भूमिका निभाता है तो कुछ हद तक इस क्षेत्र में एक लॉन्ग सस्टेनेबल पीस ला सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष विदेश मंत्री जी ने कहा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके जो मापदंड है उसको भी हम अगर कोऑपरेशन करेंगे तो उसको अचीव किया जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान काफी समय से कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स हैं। इन पैरामीटर्स को, इनके जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि अगर सकारात्मक, कंसेंसशनल और एक दूसरे के सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें कई क्षेत्रों के, यूरोप से, एशिया से, दक्षिणी एशिया से कई देश एक साथ आके, वेस्ट एशिया से एक साथ आके एक अच्छा इकोनॉमिक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन बन सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ इन देशों को आगे बढ़ा सकता है।
एम्बेसडर त्याल, एक सवाल जो इंडियन मीडिया में एक एक्साइटमेंट थी कि जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं, 9 साल के बाद एक विदेश मंत्री का जो एक विजिट है वो पाकिस्तान है, जबकि विदेश मंत्रालय ने इस चीज को बहुत क्लियर किया कि ये एससीओ के लिए है, इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर नहीं है। पर फिर भी एक एक्साइटमेंट थी, बातचीत थी, पर हमने देखा है कोई बायलैटरल हुआ नहीं है, एक्सपेक्टेड भी नहीं था, हुआ भी नहीं है। जो भारत और पाकिस्तान का जो एक रिश्ता है उसको अगर हम देखते हैं, आपको लगता है कि इस बात को अगर हम ध्यान में रखें कि एटलीस्ट हमने अपने विदेश मंत्री को भेजा वहां पाकिस्तान, वो गए हैं, अटेंड किया है, बायलैटरल नहीं हुआ है, पर शायद क्या हम इसका सिग्नल मान सकते हैं कि आगे चलते हुए भारत कोऑपरेट करेगा, आगे बढ़ेगा, इवन अगर पाकिस्तान कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में है और शायद कहीं एक फौज जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी में वो हमको नजर आता है, या ये मानना गलत होगा और हम इस बात को लगाकर चलें कि हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां भारत और पाकिस्तान का रिश्ता कुछ सालों से खड़ा हुआ है? मैं समझता हूँ कि इसमें जरूर कुछ सुधार की स्थिति है, वो मानना चाहिए। उसमें दो चीजें हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान के जहाँ तक संबंध है, तो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ की जो जमहूरियत वाली जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी नहीं निर्धारित करती है, उसके निर्धारण होता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। तो उनसे कुछ बातचीत करने का कोई नतीजा निकलना नहीं है। पर दूसरी तरह देखें तो जब मई 2023 में एससीओ की जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी गोवा में, उसमें उस समय जो विदेश मंत्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ गलत बयान दिए थे गोवा में और बड़ी बदमज़गी हुई थी, और हमारे विदेश मंत्री ने भी उसका बड़ा कड़ा जवाब दिया था। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का बहुत ही बैलेंस, बहुत मैच्योर, बहुत अच्छा स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्री ने दिया, और उनके प्रधानमंत्री ने भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि भारत को कोई उस पे ऑब्जेक्शन हो। आज पूरा दिन इस तरह खत्म हो जाए जिससे कि कोई फ्लेयर अप ना हो, कोई कुछ बदमज़गी ना हो, तो मैं समझता हूँ यही एक बहुत अच्छा परिवर्तन है कि माहौल को बदलने में। पर आगे चलकर इसका कोई नतीजा निकलेगा मैं ये नहीं समझता, क्योंकि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको अभी भी पूरी फ्रीडम है, और वो पूरा कब कहाँ स्ट्राइक करें, पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है। और जब तक पाकिस्तान की नीयत, जो टेररिस्ट हैं उनको, जो वहाँ पर पाकिस्तान में हैं, जो भारत पर स्ट्राइक करते हैं, उनके खिलाफ सही और एक्शन नहीं लेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कोई सुधार की उम्मीद होगी। प्रोफेसर भारद्वाज, आपका क्या विचार है इसी ख्याल को आगे लेते हुए भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को और हमारे विदेश मंत्री का वहां जाना, और इसके क्या संकेत है? दो तीन बातें। ये एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है और भारत दुनिया की लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इथोज और वैल्यूज में विश्वास करती है। तो एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है पाकिस्तान के लिए और बाकी जो अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं कि पहले अपना देश को और अपनी जो आवाम की आवाज को आप सुनना शुरू कीजिए। तो आवाम की आवाज सुनेंगे तो निश्चित रूप से आवाम के कल्याण की बात आप करेंगे। जो जिस तरीके से विदेश मंत्री जयशंकर ने इंडिकेट किया कि न केवल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेसी आए, बाकी जो दूसरे देशों की जो संपूर्णता है, एकता है, अखंडता है, उसका भी सम्मान करे, वो तब आएगा जब निश्चित रूप से इन देशों में भी डेमोक्रेसी होगा। तो पहला जो संदेश है इस एससीओ के माध्यम से कि इसका अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बनाया जाए, इंटरनल इश्यूज को डेमोक्रेटिकली रिजोल्व किया जाए, और जो आज के दिन, क्योंकि हम बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहते हैं कि ये समय युद्ध का समय नहीं है, ये समय सहयोग का समय है। ये समय जो बढ़ती ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो या एनवायरमेंटल इश्यूज हो या डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज हो, उनको एड्रेस करने का समय है। तो मुझे लगता है कि विदेश मंत्री ने साफ साफ यही इंडिकेट किया है कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका हम सकारात्मक प्लेटफॉर्म बना के और इन जो ज्वलंत समस्याएं, जो उभरती हुई समस्याएं हैं, उसको लोकतांत्रिक तरीके से समाधान करें, ताकि दुनिया की जो वॉइस है, जो ग्लोबल साउथ की वॉइस है, वो दुनिया की वॉइस बने, और दुनिया की वॉइस बने तो लोगों का कल्याण हो। जी, तो प्रोफेसर भारद्वाज, हम आज की जो हमारी बातचीत है एससीओ को लेकर और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की पाकिस्तान की विजिट को लेकर, आज इन्हीं सब मुद्दों पर हमने बातचीत की, और आप सबका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे शंघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल